हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के सभी सिलेबस को हम शुरुआत किए हुए हैं, जिसमें एक मूल टॉपिक अपना साइंस में भौतिकी चल रहा है, अर्थात फिजिक्स के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर को बड़ी अच्छे से आपको अध्ययन करा दिया गया है और प्लेलिस्ट में वीडियो बना के हम डाल दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये जो अपना मूल चैप्टर है वो चौथा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। विद्युत क्या है, इनको हमको जानकारी लेना है। विद्युत की जानकारी लेने से पहले हमें आवेश को समझना पड़ेगा, क्योंकि आवेश के बारे में आप अच्छे से जानकारी लिए रहिएगा तभी आप विद्युत समझ सकते हैं। विद्युत अर्थात करंट जो होती है वो आवेश से ही उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आवेश होता क्या है, पहला क्वेश्चन अपना यही लिखा है बोर्ड पे कि आवेश क्या है। आवेश के लिए एक छोटी सी समझिए कहानी नहीं, ये खोजा गया ये साइंस कहा जाए, यानी साइंटिफिक कहा जाए कि सबसे पहले इंग्लैंड की एक महारानी थी और उस इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ। उनके दरबार में यानी उनके घर में एक घरेलू चिकित्सक रहते थे। उन्होंने क्या किया था, रेशम का कपड़ा होता ना, कोई होता ना रेशमी कपड़ा या रेशम का धागा कहिए, तो रेशम के कपड़े से कांच को साफ कर रहा था। घर में होता है ना कि जो नौकर होते हैं वो क्या होता है, थोड़ा साफ उफ करते हैं, तो जो वो रगड़ के जो साफ किया ना, उसके बीच उनको आकर्षण मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ उनको लगा कि इसमें सट रहा है ना। यहाँ लिखे भी हैं कि क्षर में छोटे छोटे चीज़ क्या होने लगा, आकर्षित करने की क्षमता आ गई, और वही जो आकर्षण करने की क्षमता है वो क्या है, आपका आवेश है। वहीं से ये ट्रिक है। आप घर बचपन में स्कूल में विद्यालय में आप ऐसा प्रैक्टिकल किए होंगे या घर पर भी। जैसे अगर मैं अपने बाल में इस मार्कर को रगड़ूँ ना, खूब ज़ोर से रगड़ूँ, देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ धागा अपने पास है, धागा बोल रहे हैं, छोटे छोटे कागज़ का क्या है, कण है। अब इसको देखो, इसमें आकर्षित की भावना आ जाएगा, यानी आकर्षण हो जाएगा। ये देखिए सटा हुआ नज़र आया, पेपर नज़र आता होगा, या ये वाला जो पेपर है, हाँ गिर गया। जैसे रगड़ेंगे ना जोर से, मैं बाल में रगड़ रहा हूँ, यह भी एक रेशमी जुल्फ़ी जो होते हैं, रेशमी यानी रेशम की भांति काज करता है बाल भी। तो इसमें भी देखिए ना, ये आकर्षण करने की क्या है, क्षमता आ जाता है, सट जाता है। यही क्या आपका आवेश है। चलिए आवेश के बारे में कुछ और बातों की जानकारी। क्वेश्चन आएगा कि आवेश को किसने खोजा। ये कंपटीशन लेवल की क्वेश्चन है कि आवेश को किसने खोजा। हालांकि 10th क्लास में ऐसा नहीं पूछता है, फिर भी जानकारी रखिए। आवेश को खोजने वाला व्यक्ति का नाम था थेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि आवेश को किसने खोजा, तो उस विद्वान का नाम था थेल्स। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का भी एक फिजिक्स यान कहा जाए, भौतिक विद्या कहा जाए, भौतिक विद्वान कहा जाए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, आवेश के बारे में व्याख्या अच्छे से दिया है। कहावत है ना कि खोज किसने किया, तो कहेंगे थेल्स, और इसके बारे में अच्छे से पूर्ण रूप में व्याख्या अगर कोई दिया तो वो था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक था आपका धनायन और एक था ऋणायन। यहाँ लिखे भी हैं, एक धनात्मक चार्ज के बारे में बताया और एक आपका ऋणात्मक चार्ज के बारे में बताया है। जब हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को आवेश के अच्छे से व्याख्या के रूप में देख ही लिए, तो एक और ऑब्जेक्टिव बड़ी क्रीम है। हमेशा रेलवे या अदर कोई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि त्वरित चालक का खोज किसने किया। त्वरित चालक, जैसे बिजली सब का रखते हैं ना, तो वहाँ से मतलब त्वरित चालक की पॉइंट लाया, तो त्वरित चालक का खोज भी बेंजामिन आपको फ्रैंकलिन ने ही किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव दिमाग में सेट करके रखिए कि त्वरित चालक का खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। त्वरित से एक क्वेश्चन जीके मतलब आता है, यानी जनरल नॉलेज में एसएसटी के पेपर में पूछा जाता है कि त्वरित झंझावात का देश किसको कहते हैं। तो जब आपको त्वरित से त्वरित, वहाँ मैं कोड रिलेट कर दिया यहीं पे याद दिलाने के लिए आपको, त्वरित झंझावात का देश आपको भूटान को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपको ठनका ठुनकी जो होता है ना, वो ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। और ये एक और पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। कहेगा समान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण। समान आवेश माने पॉजिटिव में जब सटाओगे तो अट्रैक्टिव हो गया, डिफ्यूजन यानी अलग हो जाएगा। तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, नहीं सटेगा। लेकिन असमान आवेश, असमान माने विपरीत आवेश माने अलग अलग चार्ज माने प्लस और माइनस को जब मतलब चुंबकीय रूप में देखोगे, सटाओगे तो वो सट जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है समान आवेश के बीच क्या होता है, तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, जो यहाँ पर लिखे हैं।
और असमान यानी अलग अलग आवेश के बीच क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। और आवेश का सबसे बड़ा गुण कहा जाए, सबसे बेहतरीन गुण क्या कहा जाए, तो वो आपका प्रतिकर्षण होता है। ये बेहतरीन गुण क्या होता है सर जी? जब पूछा जाएगा कि आवेश की सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सी होता है, तो वो प्रतिकर्षण, उसमें जो गुण होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। क्वेश्चन आएगा इसमें एक ऑब्जेक्टिव और कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उनके बारे में समझो। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब, अभी आपके घर में जो बल्ब वगैरह सब बिजली का वायर होता है, उसमें कितने वोल्टेज होते हैं? 240, 440 ऐसे वोल्टेज होंगे। आपकी बिजली हाउस से, पावर हाउस से जब आपके घर में बिजली सप्लाई होती है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग मतलब वो उन वायर में लगभग 11,000 वोल्टेज रहता है। या जब हम लोग रेलवे में देखते हैं कि रेल के पटरी के ऊपर जो वायर लगा रहता है और उसके ऊपर जो इंजन चलते हैं ना विद्युत से, रेलगाड़ी, तो उनमें 25,000 वोल्ट रहता है। 25,000 लिखा रहता है, देखिएगा जब रोड क्रॉस कीजिएगा तो उस पर खतरा के संकेत के बगल में 25,000 वोल्टेज रहता है। तो इनसे भी ज़्यादा वोल्टेज कहा जाए, और वो अपना एक एरिया फैलाता है, एक दूरी फैलाता है, वहाँ तक वो किसी को अट्रैक्ट कर लेगा, माने आकर्षित कर लेगा। तो कैसे? अगर मान लो कि यहाँ पे एक बिजली का वायर गया है और इसमें मैं 25,000 से ज़्यादा वोल्टेज की बात करता हूँ, 1 लाख वोल्टेज कर दिया मान लो। जब ये 1 लाख वोल्टेज कीजिएगा तो यहाँ पर अगर लोहा आ जाए, इंसान आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाएगा तो ये इसको खींच लेगा, यहाँ तक को भी खींच लेगा, लेकिन यहाँ रहेगा मान लो तो नहीं खींचा। तो जहाँ तक उनको खींचने की क्षमता होगी ना, जहाँ तक कि वस्तु को, चाहे लोहा हो, इंसान हो, किसी भी चीज़ को, अगर वो जो मतलब कंडक्टर हो, कंडक्टर कहने का सेंस सुचालक, जो विद्युत का सुचालक, आप छूइएगा तो विद्युत के लिए आप भी सुचालक हैं, इंसान भी, लोहा सुचालक होता है जिससे करंट पास होता है। हाँ, आप कहेंगे लकड़ी रखेंगे तो लकड़ी को थोड़ी खींच पाएगा, लकड़ी को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि लकड़ी, हाँ, दो भी लकड़ी होती है, एक होता है कच्ची लकड़ी, एक होता है आपका सूखी लकड़ी। तो सूखी लकड़ी को वो नहीं खींच पाएगा। तो जहाँ तक उसके खींचने की क्षमता होगा, कोई ज़रूरी नीचे, वो अपने चारों ओर एक एरिया बना लेता है, खींचने की कैपेसिटी बना लेता है। वही आपका क्या हो जाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कहने का सेंस, मान लीजिए कि यहाँ पर एक चुंबक हम ले लिए हैं और इस चुंबक के आसपास मान लीजिए यहाँ पे छोटी छोटी कील रख देंगे। लो, ये चुंबक का मान लीजिए गोला बना दिए, चुंबक का गोला है, और यहाँ पे हम कांटी दे दिए, यहाँ पे कांटी दे दी, यहाँ इसको खींच रहा है, सारी कांटी को ये अपने ओर खींच रहा है, लेकिन एक कांटी यहाँ रहेगा। इस कांटी को, कांटी बोल रहे लोहे का छोटा सा कील, इसको ये नहीं खींच पाएगा। यानी जहाँ तक इसको खींचने की क्षमता हुआ ये बूंदा वाले चुंबक को, वो इसके लिए आपका चुंबकीय फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जहाँ तक किसी चीज़ को ये आकर्षित करे, इसको नहीं आकर्षित किया, इतना दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ। जहाँ तक इसको खींचने की क्षमता होगी वो आपका चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो मैं अभी 2 बात बताने में आपको सफल रहा कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, चुंबक क्षेत्र को इसको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र माने जहाँ तक आपको खींच ले अपने पावर करंट से, और जहाँ तक आपको चुंबक में लोहा वगैरह सबको खींच ले, वही है आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव आता है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। स्थिर माने एकदम कांस्टेंट रुका हुआ, तो स्थिर आवेश कहाँ आपका उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र में। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में कहेगा कौन कौन आवेश उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में आपको गतिशील आवेश जो होता है आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न होता है। 2 आवेश होता है, एक होता है स्थिर आवेश, एक होता है आपका गतिशील आवेश। कहाँ है सर जी? ये हो गया आपका स्थिर आवेश और ये हो गया आपका गतिशील आवेश। बस यही तो याद रखना है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में, माने दोनों में आपको गतिशील आवेश उत्पन्न होता है। और एक और ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रहे तो वो आपको आवेश को दर्शाता है। और आवेश को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आवेश की जो खोजकर्ता थेल साहब थे, उन्होंने इसको इंडिकेशन क्यू से किया। और क्यू बराबर NE जो लिखे हैं, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। Q बराबर NE का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवेश। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। और आवेश का जो SI मात्रक है, ये भी पूछ लेता है क्लास 10th में। आवेश का SI मात्रक क्या है? आपका कूलम्ब होगा। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब। और 1 कूलम्ब का मान कितना होता है? जो आपके बोर्ड पे लिखा है, 1 कूलम्ब का मान 3 × 10⁻19 ESU होता है। ये सिंबॉलिक है, 3 × 10⁻19। अब आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे अगला क्वेश्चन को, विद्युत क्या है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे, जो है आपका विद्युत क्या है। तो विद्युत का मतलब हो गया कि विद्युत एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है।
ठीक है, जो विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आवेश के बारे में बताया, तो जब आवेश जाती है ना, आवेश, उनके प्रवाह से ही करंट उत्पन्न होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि विद्युत क्या है, तो कहिएगा आप, सिंपल परिभाषा है ये, विद्युत एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होता है। हो गया याद। कोई पूछेगा करंट क्या है, तो कहेगा कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होता है। और आपसे पूछे विद्युत धारा क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन भी बना दिया, विद्युत धारा क्या है, तो एक ही लाइन में परिभाषा है, विद्युतीय आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों क्वेश्चन में बारीकी की सी अंतर है। विद्युत पूछेगा तो उसका अलग डिफिनेशन, विद्युत धारा पूछेगा तो फिर उसका अलग डिफिनेशन हो जाएगा। नहीं, विद्युत का क्या है, तो विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो आवेश की प्रवाह से उत्पन्न होता है। और विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत आवेशीय प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग देना। तो विद्युतीय आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं, करंट को आई से, और आवेश यानी समय, कितने समय में कितने आवेश फ्लो हो रही है, बह रही है, यही क्या दर्शा रहा है आपका विद्युत धारा। और यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ हो तो मान लीजिए एक छिपा है, कुनमा कुनमी गुना कीजिएगा तो क्यू को एक से गुना कीजिएगा तो क्यू, और आई और टी को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई टी। तो ये कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, और एक क्यू बराबर आपको क्या बताए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी NE बताए थे। एक दो ऑब्जेक्टिव भी है आपको नीचे। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, तीसरा नंबर जो आपका है, विद्युत बल रेखा क्या है। हालांकि आपको 10th क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन विद्युत बल रेखा के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जब ये नहीं जानेगा तो फिर आगे की टॉपिक हमको समझाने में सुविधा नहीं होगी। विद्युत बल रेखा कहने का सेंस हुआ किसी आवेश के चारों ओर वैसा क्षेत्र, कोई आवेश हो, चाहे प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, तो किसी आवेश के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहाँ विद्युत बल का क्या होता है, आभास होता है। विद्युत बल का आभास कहने का सेंस फीलिंग, जैसे आप हवा को तो नहीं देखते हैं, जब हवा नहीं बहती रहती कहते कितना गर्मी लग रहा है, यानी हवा को तो रत्ती भर नहीं लग रहा है चल रहा है। और जब आप कभी कभी इतना जोर से हवा चलते तो लगता है क्या मतलब कूल हवा है, खूब हवा चल रहा है। ये आप फीलिंग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं ना। तो आपको जहाँ पे अभी मान लीजिए आप खड़े, वहाँ पे तो करंट आपको अनुभव नहीं हो रहा है कि करंट लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपका मन में ऐसा स्वाभाविक ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपके बगल से लगभग मान लीजिए 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर 5 से 1 लाख वोल्टेज का अगर तार गुजार दूँ, बटन टिप दो, कह दे करंट जा रहा है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सही में मैं तो तार में सटा भी नहीं हूँ फिर भी हमको खींच लिया। यानी आपका एक फीलिंग आया, एक आभास हुआ कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यही चीज़ है कि किसी आवेश के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहाँ विद्युत बल का क्या होता है, आभास किया जाता है, वही कि आपका विद्युत बल रेखा कहलाता है। और ये विद्युत बल रेखा आपको दो कंडीशन को दर्शाता है। धन आवेश से यह बल रेखा बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा धन आवेश से विद्युत बल रेखा किधर इफेक्ट डालता है, तो बाहर की ओर। और ऋण आवेश से किधर डालेगा, तो आपको भीतर की ओर। जो यहाँ मैं आपको फोटो बना के भी बता दिया, ये पॉजिटिव आवेश है, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा ये किधर आवास करेगा विद्युत बल रेखा को, तो बाहर की ओर। और नेगेटिव वाला में किधर की ओर होता है, तो आपको भीतर की ओर होता है। हम आपको विद्युत के बारे में जानकारी दे ही दी है कि विद्युतीय आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा के बारे में 2-3 बातें ऑब्जेक्टिव और जान लीजिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, और इसका सिंबल होता है ए। और विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किस यंत्र से, तो एमीटर से। किससे मापते हैं, तो एमीटर से। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझिए, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, खासकर कंपटीशन में भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोग भी वहाँ जब पेपर देते थे ना, नीचे में क्यूज टाइप का होता था, तो ये क्वेश्चन जब आता था तो कभी कभी हम लोग भी टाइपिस्ट हो जाते थे। आपसे पूछ के आ रहा है, उनको थोड़ा आँख फाड़ के और अच्छे से समझिए। कहेगा विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक पूछेगा, ऐसा है मात्रक, तो एम्पियर मारिएगा। लेकिन विद्युत धारा मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, तो एमीटर कहते हैं। जैसी मशीन है, इससे अगर करंट नापेंगे तो एमीटर हो गया, और उसको नापे हम किस में, एम्पियर में। ठीक है ना। तो विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक पूछेगा तो क्या बोलना है आपको, एम्पियर। विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, या विद्युत धारा मापते हैं किस मशीन से, तो हो जाएगा आपका एमीटर। क्या हो जाएगा, एमीटर। विद्युत धारा कौन सी राशि है, ये भी राशि भी पूछ दिया जाता है। तो सदिश है कि अदिश है, तो याद रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और एक क्वेश्चन और हम लोग यहीं पर लपेट लेंगे, पूछा जाएगा 1 एम्पियर क्या है।
1 एम्पियर क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। 1 एम्पियर यहाँ फॉर्मूले से समझिए ना, 1 कूलम अब बटा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितने आपको आवेश प्रवाहित होती है वही क्या है आपका 1 एम्पियर। जब किसी चालक से, चालक माने क्या होता है? जिससे होकर के करंट प्रवाहित हो। इन्हें कि सूखी लकड़ी से कर दीजिएगा, प्लास्टिक से कर दीजिए, ये सब अचालक हो जाएगा। तो जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में कितने कूलम आवेश? 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित जो धारा होगी वो आपका 1 एम्पियर होगा। फिर से मैं समझा दूं, 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जो प्रवाहित होती है ना, यानी 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, इनसे हमें 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगा। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, कहेगा 1 मिली विद्युत धारा कितना होता है? तो 1 मिली जो विद्युत धारा होगा वो 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। 1 माइक्रो विद्युत धारा कितना होता है? तो 1 माइक्रो का मतलब हो गया 10 के पावर -6 एम्पियर। वहीं आपसे पूछ दे 1 किलो, किलो माने 10 के पावर 3000 होता है, और पूछे 1 मेगा, तो 1 मेगा का मतलब होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वो होगा आपका विद्युतीय बल या विद्युत विभव क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे विद्युतीय विभव क्या है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय विभव क्या है। इनको बहुत अच्छे से समझिए। यानी इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत किसको कहते हैं? इसका मान आपको नहीं दिया रहेगा, इन्फिनिटी समझो। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र बता दिए हैं, यानी जहाँ पे आपको करंट लग जाए और जहाँ से हट जाएगा वहाँ पर आपको करंट ना लगे। तो इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, चाहे विद्युत क्षेत्र जैसे ये मान लीजिए बिजली का तार है और चारों तरफ आपको नज़दीक आएगा तो खींच लेगा, कितना दूर रहेगा तो आपको नहीं खींचेगा। तो जहाँ तक जो लास्ट पॉइंट है, जहाँ तक आपको खींचने को रहेगा, इतनी दूरी पर मान लीजिए, तो वही चीज़ समझिए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की जो मात्रा को, उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। उम्मीद है कि आप विद्युतीय विभव समझे होंगे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र माने जहाँ पे आपको करंट लगने की संभावना है, मतलब करंट लगेगा ही, तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगी ना, उस कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय विभव कहेंगे। और विद्युतीय विभव का जो SI मात्रक है वो आपका वोल्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युतीय विभव का SI मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। और इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं हम लोग? V से सूचित करते हैं। भूलना नहीं है कि यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि विद्युतीय विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट। लेकिन आपको विद्युतीय विभव कहेगा मापने वाले मशीन क्या है? जैसे हम लोग विद्युत धारा के मापने वाले मशीन को पढ़े थे, अमीटर, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? विद्युतीय विभव के मापने वाले जो मशीन होगी, यंत्र होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, या विभव कहिए, वोल्टमीटर कहते हैं। और एक और स्टार याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो विद्युतीय विभव की मान होगी वो आपका 0 होता है, शून्य होता है। ये स्टार थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है कि पृथ्वी पर विभव का मान कितना होता है? आपका 0 होता है। उम्मीद है कि आप विद्युतीय विभव अच्छे से समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर क्या है। विभवांतर तो सिंपल परिभाषा, 10वां वाले में खासकर ये जरूर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और वही चीज़ लिखा है कि दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट हो जाएगा। और विद्युतीय विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। विभवांतर को मापने वाले मशीन को भी क्या कहेंगे? वोल्टमीटर कहेंगे। और विद्युतीय विभव को भी मापने वाले जो यंत्र होगी उसको भी हम क्या कहेंगे? वोल्टमीटर कहेंगे। मापने वाले मशीन पूछे यानी मापा किस में जाता है? तो वोल्टमीटर में। ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका वोल्ट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक वोल्ट को आपको परिभाषित करना है। तो एक वोल्ट क्या है? एक वोल्ट कहने का सेंस, यदि एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अभी सेम डिफिनेशन ऊपर से टैली कर रहा है। एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए अनंत से, किसी दूसरे बिंदु यानी किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य 1 जूल होता है। कितना होता है? 1 जूल। कभी आपसे क्वेश्चन ये भी कह देगा कि 1 जूल क्या है करंट वाले चैप्टर में, तो आप क्या बताओगे कि
एक कूलम्ब आवेश को, है ना, एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा कितना होता है आपका, 1 जूल होता है, हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा आपका 1 वोल्ट होगा। एक बार फिर से बताऊं सर, 1 वोल्ट क्या है, इकाई धनावेश यानी एक कूलम्ब आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य में तो एनर्जी लगेगा ना, तो कितना एनर्जी लगेगा, 1 जूल। और वही 1 जूल की जो मात्रा होगी, उसको लाने में किया गया जो कार्य की जो मात्रा होगी, वही आपका क्या होगा, विभवांतर का 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा क्या होता है आपका, 1 कूलम्ब होता है। एक लास्ट क्वेश्चन अपना ये 8वां समझिए, लास्ट नहीं 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है अभी। तो विद्युतीय परिपथ क्या है, वैसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत प्रवाहित होता रहता है, उसी को हम विद्युतीय परिपथ कहते हैं। माने जिस पथ से विद्युत जाता हो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, जिस रास्ता से करंट जाता हो वही क्या आपका विद्युतीय परिपथ है। तो वैसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्ति होती है वो क्या है, विद्युत परिपथ होता है। विद्युत परिपथ के लिए एक ड्राइंग हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा सिंबल जब भी आपको हम बताएंगे इस चैप्टर में, जब ऐसा ड्राइंग बनाएंगे तो ये आपको बैटरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बैटरी। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे आपको परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी ये RH रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को दर्शाएगा। ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको आमीटर, आमीटर क्या होता है, धारा मापने वाली मशीन होता है। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर, लेकिन मापने वाली मशीन को एमीटर कहते हैं। ये आपका V है, यहाँ पे वोल्ट मीटर। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन मापने वाली मशीन क्या हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। ये चालक तार है, माने जिससे करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। यहाँ लैंप है, ये बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ एक कुंजी है जहाँ पे हम लोग बटन ऑफ ऑन कर सकते हैं। अगर बंद कर देंगे तो करंट नहीं जाएगा, अगर ओपन कर देंगे तो करंट जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, लिखते हैं अगला क्वेश्चन एमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब का भी डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं, लिखते हैं एमीटर क्या है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, एमीटर क्या है, यानी 9वां नंबर। हम एमीटर आपको बता दिए हैं, फिर भी जब डिफिनीशन आपसे पूछेगा 2 नंबर में तो डिफिनीशन अंदाज में तो देगा। ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं कि एमीटर से क्या मापते हैं और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं। जब परिभाषा 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, आपको लिखना होगा कि वैसा विद्युतीय यंत्र, माने विद्युत मापे वाला यंत्र, मशीन, है ना, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या किया जाता है, मापा जाता है, वही क्या है आपका एमीटर कहलाता है। यानी विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर क्या है, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ ये चीज़ जोड़ना पड़ेगा, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच इसमें क्या मापेंगे हम लोग, विभवांतर को, यानी विभव के अंतर को मापेंगे, वोल्ट के अंतर को मापेंगे, तो वो हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो उम्मीद है कि आप एमीटर और वोल्ट मीटर समझ गए। एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, फिर से बताऊं सर, एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है और वोल्ट मीटर 2 विभवों के बीच की अंतर को मापने वाली मशीन है। एमीटर और वोल्ट मीटर में आपका डिफरेंस भी पूछ सकता है। एमीटर भी अदिश राशि है, एमीटर यानी विद्युत धारा भी अदिश राशि है, और वोल्ट मीटर यानी वोल्ट भी क्या है आपका अदिश राशि है। आइए एक क्वेश्चन आपको और पूछ लिया जाता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इनको भी समझ लीजिए। दिष्ट धारा कहने का सेंस डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा माने अल्टरनेटिव करंट। जब आपके पावर हाउस से, बिजली घर से जो करंट आपके घर तक यानी आपके गांव के जो ट्रांसफार्मर तक आता है, सीधा डायरेक्ट आ गया ना, नहीं, और उस ट्रांसफार्मर से विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, बिजली एक तार इधर गुजार दो इस गांव में, एक इधर चला गया, इधर चला गया, यहाँ से अल्टरनेटिव होने लगता है। तो समझिए दिष्ट धारा क्या है, विद्युत परिपथ में यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, पावर हाउस से सीधा आया ना, विद्युत परिपथ में धारा यदि एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, और इसे संक्षेप में डीसी कहा जाता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो विद्युत परिपथ में यदि धारा किसी एक खास समय में, टाइम लगाना है इसमें, किसी एक खास समय में एक ही दिशा में और उतने ही समय में बारी बारी से प्रवाहित होते हैं, खास समय में एक ही दिशा में बारी बारी से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, और इसे संक्षेप में एसी कहते हैं। इस ड्राइंग से आपको समझ में आ गया होगा, जब सीधा का सीधा करंट जाता है आपका डायरेक्ट करंट हो गया यानी डीसी हो गया।
डीसी को हम डिस्ट, ड से डीसी, द से डिस्ट धारा याद रखेगा। अब प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट देख रहे हैं ना, एक धारा थोड़ा ऊपर बढ़ गया, घट गया, फिर नीचे आ गया, बढ़ गया, घट गया, ये आपको प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बच्चे का ये जवाब रहता है कि स्क्रीनशॉट देने का मौका नहीं देते हैं, तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और हम लोग वायर के बारे में जानेंगे। चालक क्या है, अचालक क्या है, अतिचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। तो लिखते हैं चालक, अचालक और अतिचालक के बारे में। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक क्या है। ये VVI क्वेश्चन है, क्लास 10th में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी पूछे चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक क्या है, सिंपल रूप में सबसे पहले समझ लीजिए। चालक वैसा पदार्थ है जिसे करंट जाता है, अचालक माने जिसे करंट नहीं जाता है, अर्धचालक जिसे करंट जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, माने नहीं भी जाता है, मतलब जो जाना चाहिए ना उतना नहीं जाता है। और अतिचालक का मतलब हो गया बिल्कुल फास्ट करंट जाता है। बहरहाल हम लोग परिभाषा के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक है चालक, यानी इसको इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है। और वही बात है जो मैंने आपको बताया, वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चली जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका चालक है। वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से चला जाए, वो चालक हो जाएगा। आपके एग्जाम में उदाहरण याद रखना है। उदाहरण तो सब जानते हैं कि लोहा से करंट लगता है तो लोहा आपका चालक हो जाएगा। एल्युमिनियम से करंट लगेगा, माने एल्युमिनियम सटाओगे तो वो आपको चालक हो जाएगा। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये सब आपका चालक है। लेकिन इसी में एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, नमक और पानी का घोल। इसमें बच्चा क्या है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। जब नमक में पानी, यानी नमक में पानी नहीं फेंटिए, पानी में नमक फेंट दिए, तो उनका जो सम्मिश्रण रहेगा, घोल रहेगा, उससे भी करंट क्या होता है आपको जाता है। तो नमक पानी का घोल भी क्या हो जाएगा, आपका चालक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अपना दूसरा टॉपिक इसी में स्टार्ट समझ लीजिए, कहेगा सबसे अच्छा चालक इस अभी कौन सा पदार्थ है, तो आपका चांदी है। तो याद रखिएगा चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। और चांदी की विशिष्ट चालकता हाई लेवल के पेपर में पूछा जाता है, आपके 10th में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप याद रखो। हाई लेवल ये चांदी की विशिष्ट चालकता होती है 10 के पावर 7, ये ओम है। आगे जब हम प्रतिरोध पढ़ाएंगे अगला वीडियो में, तो इसको ओम से इंडिकेट करेंगे, उसका जो मात्रक होगी तो इसको इसके ऊपर -1 लगाए ना, तो इसको प्रति ओम प्रति मीटर पढ़िएगा। तो 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर है। किसकी विशिष्ट चालकता है, तो चांदी की विशिष्ट चालकता। अब ताप बढ़ाने पर चालक की, यानी जिसे करंट जाता है, जो भी वायर है, चाहे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा कुछ भी हो, तो जब गर्मी बढ़ाइएगा, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है कि घटती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता की मान क्या हो जाती है, आपको बढ़ती है। वहीं अगला टॉपिक अपना अचालक, जिसको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। अचालक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह कहिए या प्रवाहित नहीं होती है, शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा आपका अचालक। किस किस से करंट नहीं जाएगा, जो एग्जाम्पल में पूछा जाता है ज़्यादातर वही हम एलिमेंट का नाम दे दिया है। सल्फर से होकर के करंट प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए सल्फर आपका क्या हो जाएगा, अचालक। कांच, शीशा, देखते हैं ना पेचकस के ऊपर शीशा लगा रहता है, भले उसके अंदर लोहा लगा करके आप ठीक करते रहते हैं, लेकिन शीशा का ना होता जो पेचकस ऊपर से रबर जो, या किसी के ऊपर रबर का लगा रहता है, या तारे से देखिए करंट जाता रहता है, तार पकड़े रहते हैं, फिर भी आपको करंट नहीं लगता है। ऐसा वायर होता है ना, इसको पकड़े रहिएगा, बिजली जाता रहता है, फिर भी करंट नहीं लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अचालक में क्या क्या आ जाएगा, तो सल्फर हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अचालक। अचालक की दो बातें, अचालक की विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है, कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है अचालक में, इस वजह से क्या है, इसकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। और एक और याद रखिएगा, सेरामिक्स की विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है, यानी 10 के पावर -7 ओम और या प्रति ओम प्रति मीटर कह सकते हैं। ओ के पावर -1 को प्रति ओम और प्रति मीटर हम कह सकते हैं। एक है अपना अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता के बीच हो, वही चीज़ तो लिखे हैं, वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की विशिष्ट चालकता 2.5 × 10 के पावर -4 से लेकर के 0.25 × 10 के पावर -4 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच होता है। एक ऑब्जेक्ट जरूर याद रखिएगा, अर्धचालक में क्या क्या आता है, जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है ना, ये अर्धचालक है। जब जब ताप आप बढ़ाइएगा अर्धचालक में, तो उसकी विशिष्ट चालकता का मान क्या होती है, डाउन हो जाती है, अर्थात
सॉरी इसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। यहाँ भी तो बढ़ती थी ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बढ़ती है। और अर्धचालक के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कंप्यूटर स्मरण की जो युक्ति होती है, ये सब आपको अर्धचालक में हो जाएगा। खासकर ये सब जरूर याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर क्या है, अर्धचालक है, डायोड क्या है, अर्धचालक है। कंप्यूटर बनाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें लगे होते हैं वो भी आपको किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्धचालक। अपना लास्ट टॉपिक है आज का अतिचालक, जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर, बहुत लो टेम्परेचर पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन करता रहता है, यानी कोई उसमें रेसिस्टेंस नहीं होती, कोई प्रतिरोध नहीं रहता है, और बिना प्रतिरोध का क्या करता है, उसमें विद्युत गमन करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका अतिचालक। हालांकि याद रखिएगा इस अतिचालक के बारे में 1911 ईस्वी में डच के एक भौतिकवेत्ता थे, यानी भौतिक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था एच.के. वोन्स। क्या नाम था, एच.के. वोन्स। उन्होंने पारा को ठंडा करके किया था और इसमें दो एलिमेंट को क्या किया, सम्मिश्रण करके बनाया था, जिसमें एक एलिमेंट का नाम था, आपका लिखा हूँ है ना, बेरियम और लेंथेनियम। इन दोनों को मिला करके एक कंडक्टर बनाया था, सेरामिक के नाम से था ये, सेरामिक 1986 में बनाया था। और पूछा जाता है कि अतिचालक के रूप में कौन सा आता है, तो आपको सेरामिक आता है, इनको याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा प्रतिरोध क्या है, और वहीं से हम लोग प्रतिरोध टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत फास्ट जल्द आपका फिजिक्स को, भौतिकी को समाप्त कर दूं। मतलब 10th क्लास की जो सिलेबस है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, हम लोग चौथा चैप्टर में, चौथा फिनिश होने के बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय चैप्टर पढ़ लेंगे। और एक लास्ट चैप्टर रहेगा छठा आपका, थोड़ा सा बाहरी जैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में जो होता है ना क्वेश्चन, वो आपको करवा देंगे, बस फिनिश हो जाएगा। तो लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को फिर से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।